हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉलीवुड इन हिंदी। आज फिर एक बार हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत मूवी लेकर आए हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ टॉम हैंक्स करियर। ये एक इमोशनल रोमांटिक ड्रामा मूवी है। 1994 में इस मूवी की IMDb पे रेटिंग 8.8 आउट ऑफ 10 है। ये मूवी का बजट तकरीबन $50 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर 6-7-8 मिलियन डॉलर्स का इसने बिजनेस किया था। इस मूवी ने 6 ऑस्कर अवार्ड जीते थे। बेस्ट लीडिंग रोल के लिए टॉम हैंक्स को एकेडमी अवार्ड भी मिला था। मूवी स्टार्ट होने पर हम देखते हैं कि फॉरेस्ट गम, जो कि मूवी का लीड कैरेक्टर है, वो एक बस स्टॉप पर बैठा हुआ है। तभी एक लेडी उसके पास आकर वहां बैठती है, तो फॉरेस्ट उसे चॉकलेट्स ऑफर करता है, पर वो मना कर देती है। फिर फॉरेस्ट उस लेडी के वाइट शूज़ की तारीफ करता है और कहता है कि ये काफ़ी कंफर्टेबल होंगे। वो लेडी कहती है कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। उसके खुद के जूते काफ़ी गंदे होते हैं, पर वो उसे पसंद थे। फिर वो उसे बताता है कि लाइफ में उसने काफ़ी तरह के जूते पहने हैं, पर सबसे पहले जूते जो उसने पहने थे वो उसे आज भी याद है। वो बच्चों की तरह बिहेव करता है। देखने से पता चलता है कि वो औरों से थोड़ा अलग है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि फॉरेस्ट के पैरों में कुछ दिक्कत है और वो ठीक से चल नहीं पाता है। उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर एक तरह के सपोर्टिंग ब्रेसेस वाले जूते उसे पहनाता है ताकि वो बिना सहारे के खुद से चल सके और उसके पैर मजबूत हो सके। साथ ही डॉक्टर बताता है कि उसकी स्पाइन में भी दिक्कत है, जिस वजह से वो कभी ठीक से चल नहीं पाएगा। फॉरेस्ट अपने नए जूतों की मदद से चल पा रहा था, पर उसे थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वो औरों से थोड़ा अलग है। उसकी माँ उसे ये देखकर समझाती है और उसे मोटिवेट करती है कि तुम सबसे अलग और स्पेशल हो। फॉरेस्ट की मॉम चाहती थी कि उसे अच्छी एजुकेशन मिले, पर कोई भी स्कूल उसके लो IQ लेवल के कारण उसे एडमिशन नहीं दे रहा था। पर एक स्कूल का प्रिंसिपल सेक्सुअल फेवर के बदले फॉरेस्ट को अपने स्कूल में एडमिशन दे देता है। फॉरेस्ट जब पहली बार स्कूल में जाता है तो कोई उससे बात नहीं करता है, पर एक लड़की जेनी उसे अपने साथ अपनी सीट पर बैठने देती है। वे जेनी और फॉरेस्ट दोस्त बन जाते हैं। फॉरेस्ट के फादर अब उनके साथ नहीं रहते हैं, पर उनके पास एक बड़ा घर है जहाँ फॉरेस्ट की माम अपने खर्चे चलाने के लिए लोगों को पेइंग गेस्ट के तौर पर रखती है। एक समय यहाँ रहने एल्विस प्रिस्ले आता है। ये वही व्यक्ति था जो आगे चलकर 60s में हॉलीवुड में जाना माना सिंगर बना। एल्विस प्रिस्ले एक दिन घर में गिटार बजा रहा था और साथ में फॉरेस्ट अजीब तरह का डांस कर रहा था। फॉरेस्ट डांस तो ठीक कर रहा था, पर उसके पैरों में दिक्कत के कारण वो डांस देखने में थोड़ा सा फनी लगता है। जब एल्विस प्रिस्ले स्टार सिंगर बन जाता है तो वो फॉरेस्ट के वही डांस मूव्स कॉपी करता है और परफॉर्म करता है, जिससे लोग काफ़ी पसंद करते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि फॉरेस्ट एंड जेनी काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। साथ खेलते हैं, घूमते हैं, अधिकतर समय साथ ही रहते हैं। एक दिन दोनों साथ में होते, तभी उनके स्कूल के कुछ बदमाश बच्चे वहां आकर उन्हें परेशान करने लगते हैं। वो इन दोनों पर पत्थर फेंकने लगते हैं। तब जेनी फॉरेस्ट से कहती कि भागो, जितना तेज भाग सकते हो भागो। फॉरेस्ट भागने की कोशिश करने लगता है, वो भी इतना तेज कि साइकिल वाले बच्चे भी उसे नहीं पकड़ पाते। बाद में जेनी फॉरेस्ट के घर आती है और कहती कि मेरे घर में कुत्ता है, तो मैं रात में तुम्हारे घर पर रुक सकती हूँ क्या। दरअसल जेनी कभी घर जाना ही नहीं चाहती थी। उसकी मॉम अभी इस दुनिया में नहीं थी और उसके फादर काफ़ी अब्यूजिव थे। इसी वजह से कुछ टाइम बाद जेनी की कस्टडी उसकी नानी को मिल जाती है। उसकी नानी का घर फॉरेस्ट के घर के काफ़ी करीब था, इसलिए जेनी कई बार उसके घर पे ही रुक जाया करती थी। वक्त ऐसे ही गुजरता है और हम देखते हैं कि अब दोनों बड़े हो गए हैं। दोनों साथ घूम रहे थे, तभी वहाँ वही बदमाश लड़के आ जाते हैं जो बचपन में उन्हें परेशान किया करते थे। वे लोग फिर से फॉरेस्ट पर पत्थर मारने लगते हैं। फॉरेस्ट दोबारा भागता है और बदमाश कार से उसका इस बार पीछा करते हैं। वो इतना तेज भागता है कि कार भी पीछे छूट जाती है। वो भागते हुए एक फुटबॉल स्टेडियम में घुस जाता है और वहाँ इतना तेज भागता है कि मेन प्लेयर जो फुटबॉल लेकर भाग रहा होता है उसे भी पीछे छोड़ देता है। स्टेडियम में कोच भी उसकी स्पीड देखकर शॉक्ड रह जाता है। वो फॉरेस्ट को अपनी टीम में शामिल करने का मन बना लेता है, पर इसके लिए फॉरेस्ट को कॉलेज जाना होगा और वो अभी स्कूल में ही पढ़ रहा है। पर कोच तिकड़म लगा के किसी भी तरह उसका एडमिशन कॉलेज में करवा देता है। अब फॉरेस्ट फुटबॉल टीम में शामिल हो जाता है। जब भी वो खेलता है उसका काम सिर्फ ये होता है कि बॉल लेकर तेजी से भागना है और कोई रूल्स नहीं जानता। वो बस इतना जानता है कि बॉल हाथ में आते ही उसे तेजी से भागना है। कई बार वो रुकता ही नहीं और भागते हुए स्टेडियम से बाहर निकल जाता था। टीम मैनेजमेंट को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो हर बार टीम को जिता देता था। ऐसे ही फॉरेस्ट इतना फेमस हो जाता है कि नेशनल टीम में उसका सिलेक्शन हो जाता है। कुछ टाइम बाद उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। फॉरेस्ट अपनी मॉम से कहता है कि कितनी अजीब बात है कि मुझे सिर्फ भागना आता है और इसके लिए
कॉलेज ने उसे ग्रेजुएशन की डिग्री दी है। पर तभी वहाँ एक आर्मी ऑफिसर आता है और फॉरेस्ट को एक पेम्पलेट देता है, जिसे देखकर फॉरेस्ट आर्मी ज्वाइन करने का मन बना लेता है। आर्मी ज्वाइन करके वो ट्रेनिंग पे जाता है। फॉरेस्ट बस में चढ़कर ड्राइवर से कहता है कि मैं फॉरेस्ट गंप हूँ। तो ड्राइवर रूडली कहता है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है, जाके अपनी सीट पे बैठ जा। यहाँ भी वही होता है जो पहली बार उसके साथ स्कूल बस में हुआ था। कोई उसे अपने पास नहीं बैठाना चाहता, पर एक अजीब सा दिखने वाला बंदा उसे अपने पास बैठा लेता है और कहता है कि आई एम बेंजामिन और लोग मुझे प्यार से बब्बा कहते हैं। फॉरेस्ट कहता है कि आई एम फॉरेस्ट गंप और लोग मुझे फॉरेस्ट गंप ही कहते हैं। फिर बब्बा उसे बताता है कि वो कभी आर्मी ज्वाइन करना ही नहीं चाहता था, उसे तो झींगों का बिजनेस करना। मेरी माँ भी झींगे पकड़ती थी। पूरे समय बब्बा झींगों की बातें करता रहता था, जैसे झींगों से इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं उसकी लाइफ में। बब्बा फॉरेस्ट को बताता है कि झींगे से काफ़ी सारी डिशेस बनती हैं। झींगा करी, झींगा आलू, झींगा सलाद, झींगा सैंडविच, लेमन झींगा, पेपर झींगा, झींगा राइस, पाइनएप्पल झींगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। फॉरेस्ट बताता है कि आर्मी में मुझे बस रात को ही लोनली फील होता था। बेड में मुझे मॉम और जेनी की बहुत याद आती थी। तभी एक सोल्जर फॉरेस्ट के पास एक मैगजीन लेकर आता है जिसमें जेनी की कुछ सेमी न्यूड पिक्स होते हैं। इसी के लिए जेनी को कॉलेज से निकाल भी दिया गया था। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फॉरेस्ट वापस घर आता है। अब जेनी एक बार सिंगर बन गई थी और फॉरेस्ट उससे मिलने वहां जाता है। वहां देखता है एक आदमी जेनी से बदतमीजी करता है और फॉरेस्ट उसे बुरी तरह मारता है। जेनी वहां से चली जाती है और फॉरेस्ट से कहती है कि तुम हमेशा मुझे नहीं बचा सकते। फॉरेस्ट कहता है कि आई लव यू। फिर जेनी वहां से जाने लगती है तो बताता है कि वो वियतनाम वॉर में शामिल होने जा रहा है। जेनी को उसकी बड़ी फिक्र होती है। वो उससे वादा लेती है कि तुम जब भी कोई मुसीबत में पड़ोगे तो हीरो बनने की कोशिश नहीं करोगे, बल्कि जितना तेज हो सकता है उतना तेज भागोगे। वो भी कहता है ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगा। वो कहता है मैं रोज तुम्हें एक लेटर लिखूंगा। फिर जेनी वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि फॉरेस्ट आर्मी के साथ वियतनाम पहुंच चुका है। जैसे ही वो कैंप में पहुंचते हैं तो पाते हैं कि पास में एक बड़ा समुद्र है। यहाँ बब्बा का झींगा पुराण फिर से शुरू हो जाता है। बब्बा कहता है कि इस जगह पर हम कब्जा करके यहाँ से बहुत सारे झींगे पकड़ेंगे। फिर सब आर्मी के साथ बैटल फील्ड पे पहुंच जाते हैं, पर अभी भी बब्बा के सिर्फ झींगे ही नजर आ रहे थे। वो फॉरेस्ट को अपना फ्यूचर प्लान बताता है कि यहाँ से जाकर हम अपनी खुद की एक बोट खरीदेंगे, समुद्र से ढेर सारे झींगे पकड़ेंगे, हम दोनों 50% के पार्टनर बनेंगे। फॉरेस्ट भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। ऐसे ही वियतनाम में उन्हें महीनों बीत जाते हैं। अलग अलग मिशन पे दोनों हमेशा साथ रहते हैं। एक दिन उनकी टुकड़ी जंगल से जा रही होती है, तभी वियतनामी सोल्जर्स उन पर अटैक कर देते हैं। वियतनामी काफी तादाद में होते हैं और दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। तभी फॉरेस्ट को जेनी की बात याद आती है। वो भागते हुए काफी दूर निकल आता है। वो पलट कर देखता है तो उसका अपना कोई भी साथी नजर नहीं आता। उसका दोस्त बब्बा भी पीछे छूट गया है तो वो वापस उसे लेने के लिए दौड़ता है, पर वहां उसे बब्बा नहीं दिखता। पर एक अन्य घायल साथी दिखता है तो वो उसे बचाने के लिए अपने कंधे पर टांग कर वहां से दौड़ लगा देता है और एक सेफ जगह ले जाकर उसे छोड़ता है। फिर वो दोबारा बब्बा की तलाश में जाता है। फिर से उससे बब्बा नहीं मिलता तो एक अन्य साथी को फिर उठा लाता है। इसी तरह वो कईयों की जान बचाता है। दोबारा जाने पर उसे लेफ्टिनेंट डेन घायल हालत में दिखते हैं, जो अब भी दुश्मन का मुकाबला कर रहे होते हैं। फॉरेस्ट उन्हें जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। लेफ्टिनेंट डेन उस पर काफी चिढ़ जाते हैं। फॉरेस्ट फिर एक बार जाता है और इस बार उसे बब्बा मिल जाता है, पर उसे गोली लगी थी। पर फॉरेस्ट किसी तरह उसे वहां से निकाल लाता है। बब्बा बहुत घायल था और वो फॉरेस्ट की बाहों में ही दम तोड़ देता है। इसके बाद हम सभी घायल सोल्जर्स को आर्मी हॉस्पिटल में देखते हैं। फॉरेस्ट वहां पे उल्टा पड़े पड़े आइसक्रीम खा रहा होता है। उसे भी बेड पे एक गोली लगी थी। उसे लेफ्टिनेंट डैन के साइड वाला बेड मिला था। उन्हें आइसक्रीम के लिए वो ऑफर करता है, पर डैन उससे अब भी चिढ़े हुए थे। डैन के दोनों पैर कट गए थे। डैन सोच रहे थे कि ऐसे जीने से बेहतर तो वॉर में शहीद हो जाते तो अच्छा होता। फॉरेस्ट की हालत में धीरे धीरे सुधार आता है और वो हॉस्पिटल में एक सोल्जर को टेबल टेनिस खेलते हुए देखता है। फॉरेस्ट थोड़े ही समय में बहुत अच्छा खेलने लग जाता है और उसका गेम देखने के लिए काफी भीड़ भी लगने लग जाती है। आगे हम एक सेरेमनी का सीन देखते हैं जहाँ फॉरेस्ट को बहादुरी के लिए मेडल ऑफ ऑनर मिल रहा होता है। मेडल देते समय प्रेसिडेंट उससे पूछते हैं कि तुम्हें कहाँ गोली लगी थी। तो फॉरेस्ट इतना इनोसेंट होता है कि वो ऑन कैमरा पैंट खसका के अपना बर्ड दिखा देता है कि यहाँ लगी थी। तभी जेनी वहां आ जाती है और दोनों गले मिलके काफी खुश होते हैं। फॉरेस्ट को बाद में पता चलता है कि जेनी अब रेबल हिप्पीज के साथ रहती है और ड्रग एडिक्ट हो चुकी है। जेनी अब और किसी के साथ रिलेशनशिप में है। उस लड़की की जेनी से किसी बात पे बहस हो जाती है और वो जेनी पे हाथ उठा देता है।
ये देखकर फॉरेस्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के को बुरी तरह मारता है। अगली सुबह जेनी और फॉरेस्ट बात कर रहे होते हैं, तभी वो लड़का वहां आकर जेनी को सॉरी कहता है और उसे मना लेता है। फॉरेस्ट नहीं चाहता था कि जेनी उस लड़के के साथ दोबारा जाए, पर फिर भी जेनी उसके साथ चली जाती है। एक बार फिर दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। कुछ समय बाद फॉरेस्ट की मुलाकात दोबारा लेफ्टिनेंट डैन से होती है। लेफ्टिनेंट डैन कहते हैं कि सरकार ने तुम जैसे गधे को मेडल ऑफ ऑनर दिया है। वो फॉरेस्ट से झगड़ा करता है, बस सब खत्म होने के बाद दोनों साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। तब फॉरेस्ट लेफ्टिनेंट डैन को बब्बा के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और वो बब्बा का सपना पूरा करना चाहता है। तो लेफ्टिनेंट डैन उससे वादा करते हैं कि अगर वो ऐसा करेगा तो जरूर वो उसका साथ देंगे। वक्त ऐसे ही गुजरता है। फॉरेस्ट अब टेबल टेनिस का स्टार प्लेयर बन चुका है। उसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए चाइना भेजा जाता है और वो वहाँ भी जीत जाता है। फॉरेस्ट सोचता है कि टेबल टेनिस तो मैं वहाँ भी खेल सकता था, फिर मुझे इतनी दूर चाइना क्यों खेलने के लिए भेजा है। कुछ समय बाद फॉरेस्ट आर्मी से रिटायर हो जाता है और उसे $25,000 मिलते हैं। वो पैसे लेकर बब्बा के घर जाता है और उसकी फैमिली से मिलता है। वो बताता है कि बब्बा उसका दोस्त था और वो उन दोनों ने डिसाइड किया था कि रिटायरमेंट के बाद दोनों मिलकर एक बोट खरीदेंगे और झींगों का बिजनेस करेंगे। वो बताता है कि हम दोनों 50-50% के पार्टनर्स हैं और वो इसी के लिए यहाँ आया है। बब्बा की माँ ये सुन के शॉक रह जाती है और कहती तुम पागल हो क्या। फिर वो एक बड़ी सी बोट खरीदता है और समुद्र में झींगे पकड़ने का ट्राई करता है, पर 3-4 झींगों से ज़्यादा वो पकड़ ही नहीं पाता। फिर एक आदमी उसे राय देता है कि तुम इस बोट का कुछ नाम रखो, शायद वो तुम्हारे लिए गुड लक का काम करे। तो फॉरेस्ट अपनी बोट का नाम जेनी रख देता है। दूसरी तरफ जेनी की लाइफ अब बद से बदतर हो चुकी थी। वो सुसाइड करने का भी ट्राई करती है पर नहीं कर पाती। एक दिन फॉरेस्ट देखता है कि वादे के मुताबिक लेफ्टिनेंट डैन उसका साथ देने वहां आ गए हैं। तो फॉरेस्ट चलती बोट से पानी में कूद जाता है और लेफ्टिनेंट डैन से मिलने किनारे पे आ जाता है। फिर दोनों मिलकर झींगे पकड़ने का प्लान करते हैं, पर कई दिनों तक कुछ नहीं कर पाते। पर वो लगे रहते हैं और समुद्र में अपना काम जारी रखते हैं। एक रात को बहुत बड़ा समुद्री तूफान आ जाता है। दोनों समुद्र में ही थे पर वो किसी तरह बच जाते हैं। अगली सुबह न्यूज में बताते हैं कि किनारे पर जितनी भी बोट्स खड़ी थी वो सब बर्बाद हो चुकी हैं। अब सिर्फ फॉरेस्ट और डैन की ही बोट बची थी। कंपटीशन ही खत्म हो गया था। अब समुद्र पे इस अकेली बोट का राज था। जब भी वो काम पर जाते थे तो हर बार जरूरत से काफी ज्यादा झींगे उनके हाथ लगते थे, जिससे वो जल्दी अमीर भी हो जाते हैं। अब उनने और भी नई बोट्स ले ली थी और एक कंपनी की शुरुआत की, बब्बा गंप। अब फॉरेस्ट एंड डैन दोनों काफी रिच एंड फेमस हो चुके थे। फिर एक दिन लेफ्टिनेंट डैन फॉरेस्ट से कहते हैं कि थैंक्स फॉर सेविंग माई लाइफ। एक दिन फॉरेस्ट को खबर आती है कि उसकी मॉम काफी बीमार है। फिर से वो चलती बोट से कूद जाता है और जाकर अपनी मॉम से मिलने चला जाता है। उसकी माँ कहती है कि मेरे हिसाब से हम अपनी तकदीर खुद लिखते हैं, ऊपर वाला जो भी दे उसका फायदा लेना चाहिए। फॉरेस्ट पूछता है कि मेरी तकदीर में क्या है माँ। तो वो कहती है कि ये तुम्हें खुद पता करना होगा। लाइफ एक चॉकलेट के डब्बे की तरह होती है और कब किसे क्या मिलेगा कुछ नहीं पता। मुझे तुम बहुत याद आओगे फॉरेस्ट। आखिरी समय पे फॉरेस्ट अपनी माँ का काफी ख्याल रखता है और फिर एक दिन वो गुजर जाती है और वो यहीं रुकने का फैसला करता है और एक जगह घास काटने की नौकरी शुरू कर देता है। अब डैन अकेले ही बिजनेस को हैंडल कर रहा था। एक दिन फॉरेस्ट को डैन का लेटर मिलता है जिसमें वो बताता है कि उसने अपना सारा पैसा एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है। फॉरेस्ट लेटर में एप्पल का लोगो देख के सोचता है कि शायद ये कोई फल फ्रूट की कंपनी है, पर सभी जानते हैं कि स्टीव जॉब्स की कंपनी एप्पल है जो आईफोन आईपैड्स बनाती है। थोड़े टाइम बाद डैन के इस डिसीजन से दोनों मल्टी मिलियनर बन जाते हैं। फॉरेस्ट अपने पैसे से एक चर्च, एक हॉस्पिटल बनवाता है और बब्बा की माँ को भी काफ़ी सारा पैसा देता है, जिससे वो भी अमीर हो जाती है। पहले वो दूसरों के घरों पे काम किया करती थी और अब उसके खुद के पास अपने नौकर हैं, काम करने वाले हैं। फॉरेस्ट अब भी जेनी के बारे में सोचकर उदास रहा करता था। एक दिन जेनी वापस आ जाती है। दोनों दोबारा मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। दोनों एक साथ काफ़ी अच्छा टाइम बिताते हैं। फिर एक दिन फॉरेस्ट जेनी को शादी के लिए प्रपोज करता है, पर जेनी कहती कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे शादी करो। फिर एक दिन जेनी फॉरेस्ट को बिना बताए वहां से दोबारा चली जाती है। फॉरेस्ट फिर से दुखी रहने लगता है और उसका मन भी नहीं करता। वो चाहता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाए। वो उठता है, वो भागना शुरू कर देता है। वो बस भागते चला जाना चाहता है। महीनों साल गुजर जाते हैं पर वो नहीं रुकता। अब वो लगातार भागने की वजह से दोबारा फेमस हो जाता है। लोग पूछते हैं कि तुम्हारे इस तरह लगातार भागने के पीछे क्या कारण है। वो कहता है कि बस मन है मेरा भागते रहने का।
अब काफ़ी लोग उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि फॉरेस्ट के इस तरह भागने पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। अब फॉरेस्ट को भागते भागते 3 साल 2 महीने 14 दिन 16 घंटे हो चुके हैं। वो अचानक से एक जगह रुक जाता है। उसके सभी फॉलोअर्स सोचते हैं कि अब वो कुछ स्पेशल कहेगा, पर वो कहता है कि मैं काफ़ी थक गया हूँ और मुझे घर वापस जाना है। जब वो घर पहुँचता है तो उसे जेनी का एक लेटर मिलता है जिसमें उसका एड्रेस होता है और वो उसे बुला रही होती है। अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। जो मूवी के स्टार्ट में हमने देखा था, वो उस लेडी को वो लेटर दिखाता है और वो कहती है कि ये एड्रेस पास में ही है, इसके लिए तुम्हें बस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉरेस्ट भागकर उस एड्रेस पे चला जाता है और वहाँ उसे जेनी मिलती है। वो अपने बेटे से फॉरेस्ट को मिलाती है और ये बताती है कि हम दोनों का बेटा है। फॉरेस्ट ये जानकर बहुत खुश होता है और पूछता है कि क्या ये मेरी तरह है या स्मार्ट है। जेनी कहती है कि वो काफ़ी स्मार्ट है। जेनी उसे बताती है कि उसे कोई बीमारी है और अब वो ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाएगी। फॉरेस्ट उसे अपने साथ चलने को कहता है, फिर दोनों वापस आ जाते। जेनी और फॉरेस्ट अब शादी कर लेते हैं। शादी में लेफ्टिनेंट डैन भी अपनी वाइफ के साथ आए थे। डैन अब अमीर है तो उन्हें अपने लिए प्रोस्थेटिक लेग्स लगवा ली हैं जिससे वो दोबारा चल पा रहे हैं। कुछ समय तक सब बढ़िया चलता है, फिर एक दिन जेनी गुजर जाती है। अब फॉरेस्ट अपना पूरा टाइम अपने बेटे के साथ बिताता है। वो जेनी को बहुत मिस करता है और वो अपने बेटे को बहुत खुश रखता है। फॉरेस्ट जेनी की कब्र पे जाकर कहता है कि हमारा बेटा काफ़ी स्मार्ट है, तुम्हें उस पर नाज होता, मुझे है। मैं नहीं जानता मॉम सही थी या लेफ्टिनेंट डैन सही थे, हमारी तकदीर होती है या नहीं होती, या मॉम और डैन दोनों ही सही थे। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ जेनी। आगे हम देखते कि फॉरेस्ट अपने बेटे को स्कूल बस के लिए छोड़ने आता है। आज पहली बार उसका बेटा स्कूल जाने वाला है, जैसे कभी वो गया था। फॉरेस्ट बहुत भोला था, पर उसकी वजह से कितनों की लाइफ में चेंज आया था। एल्विस प्रिस्ले उसके डांस मूव्स कॉपी करके फेमस हुए। वो फुटबॉल और टेबल टेनिस का फेमस प्लेयर बना। आर्मी में उसने सबसे फास्टेस्ट गन असेंबल करने का रिकॉर्ड बनाया, मेडल ऑफ ऑनर जीता, जिंगो का सफल बिजनेस किया, एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया। बाद में अकेले दौड़ा तो और भी फेमस हुआ। लो आईक्यू लेवल के बाद भी वो इतना कुछ कैसे कर पाया? वो इसलिए कि उसने जब भी कोई काम किया पूरे दिल से किया। इस मूवी से हमें यही सीखने मिलता है कि हालात चाहे जैसी भी हो, जो भी हो, आप जो भी काम कर रहे हैं या आपको जो भी काम मिल रहा है उसे पूरे दिल से पूरी लगन के साथ करें। आई होप ये मूवी आपको जरूर पसंद आई होगी। आगे भी इसी तरह की बेहतरीन मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स गाइस, सी यू सून।